नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कल रेलवे के एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आज शाम में उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या बैंक के स्टूडेंट्स को रेलवे के एनटीपीसी की फॉर्म फिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इस पे आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये रेलवे के एनटीपीसी की जॉब क्या है, ये पोस्ट क्या है। तो देखो, आखिर ये क्या मायने रखते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं। आप बैंक के स्टूडेंट हो, आपके लिए जो महत्व पीओ की पोस्ट रखती है, समझ में आ रहा है? आपके लिए जो महत्व पीओ की पोस्ट रखती है, पीओ की वैकेंसी रखती है, एसएससी वालों की बात करें तो एसएससी वालों के लिए जो महत्व सीजीएल की वैकेंसी रखती है, वही महत्व, वही इंपॉर्टेंस, वही स्टैंडर्ड रेलवे में एनटीपीसी की जॉब होती है। इसमें आपको कुछ पोस्ट मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बोलता हूँ। स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, ये जितने भी अच्छे लेवल के पोस्ट होते हैं, ये सारे एनटीपीसी के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस मत करो। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे बिल्कुल हाथ से मत जाने दो, पकड़ लो। और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको इसे मिस नहीं होने देना चाहिए। अब देखो, ये आप कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहो, उसे मैं आपको रोकने या छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ। आप जैसे बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने देर पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, कंटिन्यू रखो, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 2 घंटे देने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा 2 घंटे दोगे तो बैंक की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो होगी ही, साथ ही साथ आपकी रेलवे की भी 100% प्रिपरेशन होगी। अब बल्कि मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ रेलवे ही नहीं, अगर आप ये 2 घंटे एक्स्ट्रा देते हो तो आप रेलवे के और बैंक के साथ साथ एसएससी की भी प्रिपरेशन कर लोगे पूरी तरह से, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा दो और आपके इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएंगे। देखो, एसएससी की बात हम अभी नहीं करते हैं, उसे बाद में देखेंगे, बाद में उसकी बात करेंगे। फिलहाल रेलवे पर ही आते हैं, क्योंकि अभी रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, तो सिर्फ रेलवे की बात पर हम फोकस करते हैं अभी। तो देखो, रेलवे की अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, तो लास्ट ईयर भी आई थी। लास्ट ईयर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, आपको पता ही होगा। और टेक्नीशियन मैंने आप लोगों को फिल करने के लिए नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि टेक्नीशियन में जो CBT 2 होता है, उसमें एक अलग से सिर्फ फिजिक्स का पेपर होता है, फिजिक्स और मैथ का पेपर होता है। तो मैथ भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाता है और फिजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाता है। उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। मतलब आप लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में ये फिजिक्स और मैथ उस लेवल का आपके लिए करना मुश्किल हो जाता है। मतलब पूरा आपको अलग से अच्छे से ध्यान देना पड़ जाता है। इसीलिए लास्ट ईयर मैंने टेक्नीशियन के लिए आपको ये अप्लाई करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो किया ही होगा। मतलब जो बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे वो तो फिजिक्स वगैरह कर ही लेंगे, तो उन्होंने अप्लाई किया होगा। लेकिन मैंने नहीं बोला था, इसी रीजन से नहीं बोला था, क्योंकि आपको अलग से एफर्ट देना पड़ जाता, ठीक है। लेकिन अभी एनटीपीसी के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं अपनी एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बोला तो नहीं था, लेकिन मैंने खुद अप्लाई किया था टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए। अब देखो, मेरी जो बैकग्राउंड है वो 12th में पीसीएम था मेरा, लेकिन 12th के बाद मैंने आर्ट्स ही रखा है। तो जाहिर सी बात है, मुझे पता था मैं ये फिजिक्स मैथ तो नहीं कर पाऊंगा। चलो, मैथ कुछ परसेंट्स तो हो ही जाएंगे क्योंकि बैंक के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स के लिए तो मैं श्योर था। फिजिक्स मैंने 12th के बाद से देखा ही नहीं है, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और अलग से इसके लिए एफर्ट देने का समय भी नहीं होता है, तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की इसके लिए। लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्वेश्चन क्या होते हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं इसको समझना चाह रहा था, इसीलिए मैं एग्ज़ाम में अपियर हुआ, सभी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की, लेकिन CBT 1 में मैं अप्लाई हुआ और CBT 1 मेरा क्लियर भी हो गया, ठीक है। CBT 1 मैंने क्लियर किया बिना अलग से प्रिपरेशन किए। क्यों किया? मतलब कैसे क्लियर हो गया मेरा? बिना प्रिपरेशन किए कैसे क्लियर हो सकता है? जाहिर सी बात है नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा हुआ। क्यों? क्योंकि CBT 1 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो क्या था? मैथ था, रीजनिंग था और जीके था। तो देखो, जीके में क्या होता है, जीके में जो 30% क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से होते हैं, और बाकी के 70% जो होते हैं वो आपके सोशल साइंस और साइंस से आते हैं। तो यहाँ पर
क्या मैथ के लिए मुझे अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत थी? नहीं थी, क्योंकि बैंक की एग्ज़ाम में भी मैथ का सेक्शन रहता है, तो मैथ का प्रिपरेशन मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या रीजनिंग के लिए मुझे अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखो, सीधी बात मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँगा कि बैंक, एसएससी और रेलवे, इन तीनों एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है बैंक के एग्ज़ाम में। तो अगर बैंक की रीजनिंग जिसने सॉल्व कर ली, वो रेलवे और एसएससी की रीजनिंग तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा। मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि रेलवे और एसएससी के जो स्टूडेंट हैं, उनसे आप बैंक के स्टूडेंट हो तो उनसे रीजनिंग के सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा आगे हो। तो रीजनिंग के लिए मुझे अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने 100% अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने 100% अटेम्प्ट किए थे। तो यहाँ पर तो मेरा 100% एक्यूरेसी था, 100% अटेम्प्ट भी था। बस जीके की बात थी, तो जीके के 30% जो कि करंट अफेयर्स थे। क्या बैंक के स्टूडेंट करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स का ये 30% का जो क्वेश्चन था, वो उसमें से मान के चलो 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 20% तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर ही लोगे। 30% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन 20% तो कर ही लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बैंक में जितना डीप पूछा जाता है उतना डीप नहीं पूछा जाता है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, इंपॉर्टेंट हो गए, वही पूछे जाते हैं। ज़्यादा अंदर घुसकर नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये 100% कर लिया, ये भी कर लिया, और यहाँ पर भी 20% कर लिए। तो यहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, और सीबीटी 2 के लिए मैं एलिजिबल भी हो गया था। और सीबीटी 2 मैंने एग्ज़ाम भी दिया है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। लेकिन चलो, रिजल्ट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो फिजिक्स का सेक्शन था, आपको मैंने बता चुका हूँ। फिजिक्स मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं सीबीटी 2 में। चलिए, तो इसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट पे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसमें मेरा नहीं होने वाला है। सीबीटी 1 निकल गया, वो सिर्फ क्यों निकला, बिना प्रिपरेशन के क्यों निकला? सिर्फ मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के बेस पर निकला। ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे एनटीपीसी की फॉर्म फिल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एनटीपीसी में आपका ये जो फिजिक्स का सेक्शन है वो नहीं होने वाला है। अब एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपके बैंक के एग्ज़ाम के पैटर्न के बिल्कुल सिमिलर है। अब देखो, एग्ज़ाम के पैटर्न पे आते हैं, वो चीज़ आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। हम कंपैरिजन करते हैं बैंक के एग्ज़ाम पैटर्न पर और एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बैंक के लिए लिखता हूँ। बैंक में क्या क्या सेक्शंस होते हैं? देखो, बैंक में सबसे पहले आपका मैथ का सेक्शन आ गया, उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन आ गया, फिर इंग्लिश होता है, उसके बाद प्री के लिए तो यही 3 हो गए, लेकिन मेंस पे आते हैं तो फिर जीए होता है, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर आपके ग्रामीण बैंक में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये आपका बैंक में क्या क्या एग्जाम का चरण क्या होता है, स्टेजेस क्या क्या होते हैं? प्री होता है, प्लस मेंस होता है। और आप जब भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ प्री को देखकर नहीं करते हो, मेंस को देखकर करते हो। इसीलिए मेंस को लेकर चलना पड़ता है। तो आप ये पांचों सेक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट से ही कंटिन्यू रखते हो। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं रेलवे पर। तो रेलवे में एनटीपीसी पर, खासतौर पे एनटीपीसी की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो एनटीपीसी में क्या क्या पैटर्न होते हैं? एक तो सेक्शन आपका मैथ का होता है, फिर रीजनिंग का होता है, और फिर जीके का होता है। ठीक है। स्टेज क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो सीबीटी 1 होता है, उसके बाद सीबीटी 2 होता है। ठीक है। अब सीबीटी से क्या मतलब है? देखो, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था रेलवे का, अब ऑनलाइन होने लग गया है। तो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लग गया है। सीबीटी 1 मतलब प्री, सीबीटी 2 मतलब मेंस। तो देखो, यहाँ पर बैंक में प्री का एग्जाम जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके जो भी मार्क्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, मतलब मेरिट लिस्ट में प्री का मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो सीबीटी 1 होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका जो मार्क्स होता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, मतलब मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें सीबीटी 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मेंस के मार्क्स ऐड होंगे, यहाँ पर भी सीबीटी 2 के मार्क्स ऐड होंगे मेरिट लिस्ट में। तो देखो यहाँ पर सीबीटी 1 हो या फिर सीबीटी 2 हो, दोनों में ही यही 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई चौथा सेक्शन नहीं होगा। फर्क क्या हो जाता है? सीबीटी 1 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीबीटी 2 में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 में आपसे मैथ से 30, रीजनिंग से 30 और जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीटी 2 में आपसे मैथ से 35, रीजनिंग से 35 और जीके से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया, ये आपका सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न हो गया।
चलिए अब हम बात करते हैं आपको डिफरेंस कहाँ मिल रहा है। मैथ की बात करो सबसे पहले, मैथ यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो मैथ में यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो अर्थमेटिक का सेक्शन होता है। तो एनटीपीसी के मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चंस अर्थमेटिक के होते हैं। तो क्या बैंक के मैथ में अर्थमेटिक आपको नहीं पढ़ना पड़ता है? अर्थमेटिक क्या आप यहाँ पर नहीं पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हो। अब तो आजकल के टाइम पे ये बात हो गई है कि इसमें बैंक में डीआई का सेक्शन जो है वो भी आपको अर्थमेटिक बेस्ड ही आने लग गया है। तो देखो, अगर आपने बैंक के लिए भी अर्थमेटिक नहीं पढ़ा है तो अब तो बैंक की जॉब भी आपकी नहीं लगेगी। अर्थमेटिक तो आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, न सिर्फ पढ़ना पड़ेगा बल्कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई अब पूछे जाने लग गए हैं। तो डीआई आपको सॉल्व करना है तो अर्थमेटिक पर पकड़ तो चाहिए ही। तो यहाँ पर भी मैथ में आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही है दोस्तों। तो यहाँ भी अर्थमेटिक है और यहाँ भी आपको अब अर्थमेटिक हो ही गया है। पहले ये था कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते थे अर्थमेटिक बेस्ड, लेकिन अब क्या हो गया है कि डीआई भी अर्थमेटिक बेस्ड ही पूछा जाने लग गया है। मतलब बैंक के एग्जाम के लिए भी अगर आपने अर्थमेटिक नहीं पढ़ा है तो आपकी बैंक की जॉब तो अब नहीं लगने वाली है। क्लियर रखो इस चीज़ को, अर्थमेटिक आपको बैंक के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के लेवल पे आते हैं। तो अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन, मतलब जिस लेवल का बैंक में आता है उसी लेवल का आपका यहाँ भी पूछा जाएगा, मतलब लेवल अर्थमेटिक का सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको डीआई भी पूछा जाता है। एनटीपीसी में मैथ जो होगा उसमें आपसे डीआई भी पूछा जाएगा। अब देखो, बैंक की डीआई आप सॉल्व कर रहे हो तो बैंक की डीआई आपको पता ही है कितने ज़्यादा हाई लेवल की होती है। तो बैंक की डीआई आप सॉल्व कर रहे हो तो एनटीपीसी की डीआई आपके लिए बहुत ही आसान होगी। यहाँ पर जो डीआई के क्वेश्चंस होंगे वो आप सेकेंड्स में सॉल्व करोगे। न सिर्फ एनटीपीसी बल्कि एसएससी की भी डीआई आप बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो, नंबर सीरीज भी होता है यहाँ पर। एनटीपीसी में मैथ में आपसे नंबर सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ का नंबर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बैंक में नंबर सीरीज भी काफ़ी हाई लेवल का पूछा जाता है और उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते हो। रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर रखी हुई है। तो यहाँ पर तो मिसिंग ही पूछा जाएगा, मिसिंग नंबर सीरीज आएगा, 2-3 आएगा और बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। डायरेक्ट मतलब देखकर आप लोग यहाँ नंबर सीरीज पकड़ लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके लिए बहुत आसान होगा। बस आपको मेहनत क्या करनी है, मतलब सेम है, आपको यहाँ भी अर्थमेटिक करना है, यहाँ भी अर्थमेटिक करना है। मतलब जो तैयारी आप बैंक के मैथ के लिए कर रहे हो वही आपको करनी है, अलग से कुछ नहीं करना है। जो प्रिपरेशन आप मैथ की कर रहे हो बैंक के लिए वही करनी है, आपका ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है? अब रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग। रीजनिंग देखो, रीजनिंग बैंक की रीजनिंग आप लोगों ने सॉल्व कर ली है तो यहाँ की रीजनिंग के लिए तो सोचना ही नहीं है, आपकी जो लेवल है वो पहले से ही बहुत आगे की है। तो रीजनिंग तो आपका ऑटोमेटिकली हो चुका है, होना भी नहीं है, हो चुका है। रीजनिंग की प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको सोचना ही नहीं है। अब देखो, बैंक में एक इंग्लिश का सेक्शन होता है। इंग्लिश का सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं और सभी बोलते हैं कि भैया मैथ, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर यहाँ पर तो हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में ही सेक्शन क्लियर नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में ही फेल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ही क्लियर नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स को होती है बैंक के एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इंग्लिश नज़र आ रहा है क्या आपको? नहीं नज़र आ रहा है। एनटीपीसी में आपका इंग्लिश का सेक्शन होता ही नहीं है। तो जिन लोगों के लिए इंग्लिश का पोर्शन वीक है उनके लिए तो भैया ये वरदान है, ठीक है ना। इंग्लिश यहाँ पर है ही नहीं। अब देखो, यहाँ पर जीए है, ठीक है। तो जीए तो आप लोग पहले से कर ही रहे हो और यहाँ पर जीके है। तो जीके में 30% क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे और यहाँ बाकी के जो 70% क्वेश्चन है वो आपको सोशल साइंस और साइंस से पूछा जाएगा। और स्टैटिक पोर्शन भी होगा जहाँ पर कि आपसे डैम्स, कंट्री करेंसी, एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 70% आप लोग मानकर चलो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये 30% तो आप लोग कर ही रहे हो, हमेशा से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ के लिए तो आपको अलग से कुछ एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग कर रहे हो वही करते रहना है। आपका मैथ भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया और ये 30% भी हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें तो दोस्तों आप लोग पहले से ही कर रहे हो। मतलब समझ में आ रहा है? एनटीपीसी की जॉब की वैकेंसी नहीं आई है तब से आप लोग हमेशा से ही
इतनी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस तो करते ही आ रहे हो, ये आपका पहले से ही तैयार है। आपको क्या करना है, आपको अलग से जीके के एक्स्ट्रा 70% क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ ये करना है। और इसके लिए आपको सिर्फ अलग से 2 घंटे का समय देना है। अगर आपने अलग से 2 घंटे का समय दे दिया तो आपका ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। देखो ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। बस जैसे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा आपको वही फॉलो करना है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको उस तरीके से करना है दोस्तों। आपका ये जीके का 70% का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और सभी तीनों सेक्शन की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और देखो और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपका जो सेक्शन होता है, इतने सारे सेक्शंस मैंने बताए, यहाँ पर आपके लिए सेक्शनल क्वालिफिकेशन मार्क्स भी जरूरी होता है। ठीक है, मान के चलो आपने मैथ, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर में सब में अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेक्शन क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका बाकी का मार्क्स भी बर्बाद हो जाता है बैंकिंग में। लेकिन एनटीपीसी में यानी कि रेलवे की बात करें तो रेलवे में कोई भी सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ ही होता है, रेलवे में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। बैंक में होता है, रेलवे में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो जीके का एग्जाम अगर आपका अच्छा उतना नहीं भी गया, ये 30% क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको लेकर चलना पड़ेगा कि ये आपका मजबूत है। और इधर जो 70% क्वेश्चन है इसमें आप कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, ये आपकी उतनी अच्छी नहीं गई, तो भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं, ओवरऑल कट ऑफ है। मैथ में आपको 100% अटेम्प्ट कर सकते हो, करना है। रीजनिंग में आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो, करना है। अब देखो आपके पास समय कितना है। इसका जो एग्जाम का टाइम दिया हुआ है दोस्तों, वो जून से लेकर सितंबर तक का एग्जाम का टाइम दिया हुआ है। तो जून से सितंबर के बीच में कभी भी एग्जाम होगा। अभी क्या मार्च स्टार्ट हुआ है, तो सिर्फ मार्च ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जून से सितंबर का टाइम जो है वो आपका सीबीटी 1 के लिए है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सीबीटी 1 तो आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। ठीक है, मार्क्स कहाँ गेन करना है, आपको सीबीटी 2 में गेन करना है। और सीबीटी 2 मान के चलो आप इस साल दिसंबर में होगा, तो इस साल दिसंबर, नवंबर दिसंबर में सीबीटी 2 का एग्जाम हो सकता है, होने के चांसेस हैं दिसंबर में। तो दिसंबर तक का टाइम है आपको जीके के 70% क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए। और अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, आपके पास 9 महीने का समय है, 8 से 9 महीने का समय है दोस्तों। 8 से 9 महीने में आप आराम से ये 70% की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको जो मेरिट लिस्ट में मार्क्स चाहिए वो सीबीटी 2 से चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए आप मैथ, रीजनिंग से क्वालिफाई कर सकते हो। जीके के 30% क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और जून से सितंबर तक में ये 70% भी आपके ऐसे तो हो ही जाएंगे कि यहाँ भी आप कम से कम 50% तो इस 70% का 50% अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो जून से सितंबर तक में इतना तो आपका हो ही जाएगा कि आप ये सीबीटी 1 क्लियर कर लोगे। आपको मार्क्स गेन करने हैं सीबीटी 2 में, और जो कि दिसंबर में होने के चांसेस हैं। अगर आपने अलग से सिर्फ 2 घंटे का समय दिया और जैसे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन करने के लिए वही आप करोगे, तो आपका सीबीटी 2 जो कि दिसंबर में होने वाला है तब तक में यहाँ पर इतने अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि सीबीटी 2 आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा दोस्तों। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई सवाल है कि ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो कन्फ्यूजन रखो ही मत, सोचना ही नहीं है, एग्जाम का फॉर्म फिल कर दो। 1 मार्च से 31 मार्च तक का समय है आपके पास में, फॉर्म तो आपको फिल करना ही करना है, एकदम बिना कुछ सोचे पहले तो फॉर्म जाकर फिल कर दो। ठीक है, फिल करने में ज़्यादा टाइम मत लगाओ, प्रिपरेशन करनी है, 100% करनी है। आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों, और ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने के लिए मत दो, बाद में अफसोस होगा, और अफसोस मत करना। ये एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कंपैरिजन करके, आप इसके जो भी सेक्शंस है वो पहले से ही कर रहे हो, अलग से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा अलग से दे दो, आपकी ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस किया, जो पैटर्न थे उस पैटर्न को समझा। अब हम सिलेबस को भी देखेंगे और नोटिफिकेशन को भी जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम दोस्तों पूरे डिटेल में नोटिफिकेशन को देखेंगे। नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए तो नया है, क्योंकि आप लोग बैंक के नोटिफिकेशन को हमेशा से देखते आए हो, रेलवे की नोटिफिकेशन थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो सकती है। तो हम लोग रेलवे की जो नोटिफिकेशन है उसको पूरे डिटेल में समझेंगे,
पढ़ेंगे अच्छे से, और जो एनालिसिस है वो करेंगे नोटिफिकेशन की, और जो सिलेबस है वो सिलेबस भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, और मैं आपसे ये बोलूँगा दोस्तों कि 100% सिलेक्शन होगा। आप लोग करो, फिल करो फॉर्म, सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। बस मैं बोलूँगा जिस तरीके से आपको वो करना है। और हमारे चैनल पर एनटीपीसी की प्रिपरेशन सीरीज भी स्टार्ट होगी। कल से मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा सेक्शन वाइज, ठीक है। जो ये 3 सेक्शन मैंने बताए हैं, इन तीनों सेक्शंस के वीडियोज आपको बैंकिंग गुरुजी चैनल पर मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगी और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।